हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली कवर करेंगे। आपको करना क्या है कि पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको एक मैप देखिए रिसेंटली अपलोडेड होगा, उसमें एक डला हुआ होगा ऑस्ट्रेलिया मैप करके एक पीडीएफ आया होगा, उसको खोलिए, उसको साथ साथ देखते रहिए और ये वीडियो को सुनते रहिए। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करने से पहले ना पिछली लेक्चर में आप देखेंगे तो जो अफ्रीका का लेक्चर था उसमें 19 मिनट के बाद ना 2-3 मिनट कट गया, कुछ ग्लिच हुआ था। तो उसमें जो मिस हुआ था एक बार बस हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर मैपिंग। ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े थे। एक हम लोग ये पढ़े थे आपका लेक विक्टोरिया, अगर आपको याद हो। और इस लेक विक्टोरिया को हम लोग याद कैसे किए थे? KUT से, कूट से। केन्या, युगांडा और तंजानिया। बहुत बढ़िया। इथियोपिया में हम लोग क्या पढ़े थे? लेक टाना। ये लेक टाना कहाँ था? इथियोपिया में था। हम लोग को याद रखना है बीटी। बीटी क्या? ब्लूटूथ या फिर ट्यूबरकुलोसिस। कुछ ट्यूबरकुलोसिस नेगेटिव हो जाता है यार, बीटी ब्लूटूथ ही बेटर है। ब्लूटूथ से याद करो। अब यहां से जो निकलेगा ना, टाना है तो टी से के साथ क्या है? बी। तो यहां से एक रिवर निकलता है, उस रिवर को बोलते हैं ब्लू नाइल। ठीक है। और विक्टोरिया से एक रिवर निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट नाइल। दोनों मिल करके क्या बन जाएगा? नाइल। ये दोनों मिलता कहां पर है ना, एक शहर है। इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है खार्तूम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये खार्तूम जो है ये आपके सूडान का कैपिटल है। याद क्या रखना है आपको कि ये दोनों रिवर व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ मिलेगा? खार्तूम में मिलेगा। खार्तूम से बढ़ते हुए इजिप्ट के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर में ये ड्रेन हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट हमको याद रखना है। पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि खार्तूम जो है वहीं पर आकर के आपका ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिल गया। बहुत बढ़िया। दूसरा याद रखना कि एक शहर है कायरो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी इजिप्ट के ऊपर ही आता, ये भी इजिप्ट में है। कैपिटल है इजिप्ट का, नाइल नदी के ऊपर है। दूसरा क्या याद रखना है आपको? तीसरा चीज क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक डैम है नाइल नदी के ऊपर। उस डैम का नाम क्या है? असवान डैम। और इसी असवान डैम से पानी जाता है एक लेक में, उस लेक का नाम है नसर लेक। तो अगर पूछता है कि नसर लेक, डबल एस है, अगर पूछता है कि नसर लेक किस नदी के ऊपर है, तो नाइल रिवर के ऊपर है। या फिर पूछे कहां से पानी आता है? असवान डैम। असवान डैम कहाँ है? नाइल नदी के ऊपर है। कहाँ का मतलब देश कहाँ? इजिप्ट। खत्म। इतना एनफ है आपका नाइल रिवर का। दूसरा रिवर जो हम लोग को देखना है ना, वो है आपका नाइजर रिवर। अब नाइजर रिवर जब आप देखते हैं ना, तो आपको सुन के लगता होगा कि नाइजर से निकलेगा या तो नाइजर में जाके मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनिया देश से निकलता है, नाइजीरिया से होते हुए गल्फ ऑफ गिनिया में मिल जाता है। तो एक चीज तो हमको आसान है याद रखना कि अच्छा गिनिया से निकला और गल्फ ऑफ गिनिया में आ गया, और ये नाइजर देश से गुजरता है, बस इसका यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है। और ये नाइजीरिया से होते हुए मिल जाता है। कुल मिलाकर के बस फंसेगा आदमी यहीं पर कि नाइजर जो है नदी, वो नाइजर देश से निकलता है, गलत, गिनिया से निकलता है। या फिर आपको मन करेगा नाइजर से निकलता है, नाइजीरिया से निकलता है, मन करेगा मारने का, याद रखना गिनिया से निकलता है। बहुत बढ़िया। एक लेक है जो पिछली बार छूट गया था, उस लेक का नाम क्या है? फैगुई बीन। क्यों बताया जा रहा है ये लेक? कहाँ है ये लेक? तो ये लेक आपके माली में पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। और इसका इस जगह पर ना कल्चरली भी बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब सांस्कृतिक महत्व भी है उसका, और भौगोलिक महत्व भी है। इसीलिए जब ये सूख रहा था तो बायोडायवर्सिटी का भी बेहद लॉस था, और ये काफी न्यूज में था। डाउन टू अर्थ एक्सेट्रा मैगजीन कवर किया था, यूपीएससी का पीवाईक्यू भी आया था ये। ठीक है। तो फैगुइबिन कहाँ पर है? माली में है, बस इतना याद रखना। ये रिवर आपका हो गया। इससे अधिक आपको और कुछ यहाँ नहीं करना है, बाकी सब हमारा कवर्ड है। अब आ जाइए वापस से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आप एक बार दूर से भी अगर आप देखते हैं ना, तो आपको कुछ कुछ चीज देखो नजर आता होगा। पहला चीज तो नजर आता होगा कि यार ये देखने में आइलैंड की तरह लगता है। बिल्कुल सही। इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट। कुछ कुछ चीज तो आपको सामने से नजर आ रहा होगा, जैसे ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब कि दक्षिणी भाग में है। बिल्कुल। और क्या दिख रहा है हमको कि इसके इधर नीचे देखें तो एक आइलैंड टाइप का पार्ट है तस्मानिया, और इसके बगल में देखिएगा तो आपको यहाँ पर न्यूजीलैंड नजर आएगा। ठीक है।
एक बार मोटा मोटा मैपिंग करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बार इसको स्ट्रेट कर देते हैं हम लोग, जरा सा रुकना। हाँ, अब ठीक लग रहा है। कुछ कुछ शहर हम मार्क करवा रहे हैं, बस उसको एक बार गौर से देखते जाओ। ये क्या है, जैसे हमारा इंडिया में स्टेट होता है ना, वैसे ही यहाँ पर प्रोविंस है। तो एक प्रोविंस हो गया, इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन से इस तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा, एक हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बढ़िया। इधर आपको मिलेगा नॉर्दर्न टेरिटरी, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड। दिख रहा है हम लोग को 6 प्रोविंस टाइप का। इन 6 प्रोविंस का अपना अपना खुद का कैपिटल है। जैसे जब आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखेंगे ना, तो पर्थ करके है इसका कैपिटल। कैसे हमारा है कि बिहार पटना, यूपी लखनऊ, उस टाइप से। नॉर्दर्न टेरिटरी का क्या है, डार्विन। क्वींसलैंड का क्या है, यहां पर देखो एक ब्रिस्बेन नजर आ रहा होगा। न्यू साउथ वेल्स का क्या है, सिडनी। विक्टोरिया का क्या है, मेलबर्न। और यहां पर साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है। ठीक है, याद रखना है क्या ये सब? आपको याद नहीं रखना है, पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि तुमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्या कि हम जो भी अभी देखे सब का सब कोस्ट पे है? हो रहा है ना महसूस कि सब का सब कोस्ट पे है? पर ये भी कोस्ट पे है, पर इनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं है। समझ रहे हो? इसमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं है। तो एक सवाल अब सुनना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि इसका कैपिटल क्या है, पहला बात तो पूछा जाएगा। तो याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है एसीटी, यहां पर एक शहर है, शहर का नाम है कैनबेरा। और ये भी पूछा जाता है कि कैनबेरा एक पोर्ट सिटी है या फिर कोस्ट पे है। तो नहीं, ये कोस्ट पर नहीं है, ये इनलैंड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और यही, ये कैनबेरा हो गया तो समझ में आ ही रहा है अपने को कि अच्छा यही है आपका, मतलब कैपिटल ही यही है। अब कैपिटल है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सब कुछ जो ये उसका पार्लियामेंट है। आओ एक बार अंदर पार्लियामेंट झांक करके देखें। देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये उसका पार्लियामेंट है। ये देखिए रोड पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट रोड। ठीक है, कुछ कुछ चीज देख लिए अब हम लोग। अब एक बात बताओ, जब तुम ये देख रहे हो, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया का ही एक उल्टा भाग है? इंडिया का तो पेनिनसुला ऐसा है ना, बस उसी का उल्टा भाग है, महसूस हो रहा है? तो ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि ये एक क्या है, पेनिनसुला है। और इस पेनिनसुला का नाम क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सवाल आ सकता है इसे, कुछ नहीं, केप यॉर्क पेनिनसुला कहाँ है, मैच में दे देगा, ऑस्ट्रेलिया मार देना। अगर आए तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आ जाता है कि उत्तर और पूर्वी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार देख लेना इसका। अब आ जाओ, कुछ कुछ बेसिक मैपिंग करें, कुछ कुछ बेसिक बात बताएं आप आपको, है ना। पहला चीज तो कि आपको, ये है आपका केप यॉर्क पेनिनसुला, बिल्कुल है। और यहां पर आपको पापुआ न्यू गिनिया दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इनके बीच में एक स्ट्रेट होगा। इस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट क्या है कि जहां पर दो जमीन एकदम पास पास रहे और बीच में हल्का सा पानी रहे, जैसे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, ये जो पानी का पार्ट है ना, ये जो गल्फ है, कैसे हम लोग गल्फ ऑफ कच, गल्फ ऑफ कंबत हमारा है, उसी तरीके से यहां पर है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो यहां पर एक बहुत बड़ा पर्वत की तरह है, इसका बहुत बड़ा पर्वत की तरह है। इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको क्यों बोलते हैं ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? क्योंकि ये पानी को मतलब जैसे इसके इस तरफ का पानी इधर बहता है, इस तरफ इधर बहता है, तो ये मेजर वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है, इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ देखें ना कि प्लेट्यू और रेंज अगर यहाँ पर देखें, तो एक तो अगर आप हल्का सा आते हैं ना इधर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, तस्मान दिख रहा है। ये तस्मान क्या है, एक तरह का आइलैंड है। किसके अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 2-3 बार आप देखेंगे तो पूछता है कि बास स्ट्रेट जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है। तो याद रखना कि बास स्ट्रेट मेन ऑस्ट्रेलिया और तस्मान आइलैंड जो है उनके बीच में आता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था,
टॉरेस स्ट्रेट था। एक सेकेंड, ठीक है, हो गया। एक पर्वत भी हम लोग यहां पर देख ही लिए, क्या पर्वत का नाम था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। अब आइए, अब आप एक चीज देखेंगे ना, तो कुछ कुछ हम लोग रेंजेस की बात करें अगर, तो यहां पर एक रेंज मिलता है, इस रेंज को कहते हैं डार्लिंग रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डार्लिंग रिवर इस तरफ है। आप अभी जब हम लोग रिवर के बारे में बात करेंगे ना, तो आप देखिएगा तो यहां पर हम लोग मुरे और डार्लिंग रिवर, मुरे और डार्लिंग रिवर को डिस्कस करेंगे। और यहीं पर आप देखिएगा तो फिर आपको ग्रासलैंड भी मिलता है इन्हीं रिवर्स के ऊपर, जिसको हम लोग डाउन्स बोलते हैं। तो याद रखना है अपने को कि डार्लिंग रेंज इधर है, उसके जस्ट ऑपोजिट में, सॉरी, डार्लिंग रिवर इधर है, उसके जस्ट ऑपोजिट में डार्लिंग रेंज इधर है। तो ये सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है कि डार्लिंग रेंज किधर पाया जाता है, तो वेस्टर्न भाग ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यहां पर एक और रेंज, एक और प्लेट्यू टाइप का है, जिसको बोलते हैं हैमरस्ले। हैमरस्ले याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक रहता है मैकडोनल्ड करके, बस नाम याद करो, कौन चीज कहाँ है ना, वो नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हैमर्सले, मैकडोनल्ड। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक प्लेट्यू होता है, इसको बोलते हैं किम्बरले। किम्बरले, बस याद रखो नाम से कि अच्छा ये सब ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये काम भी हो गया, मोटा मोटा हम लोग रेंज देख लिए। अब एक बात समझना, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल आपको यहां पर देखने को मिलता है। नाम क्या है उस कोरल का? ग्रेट बैरियर रीफ। अब एक बात समझना, मैं यहां पर एक बार ऐसे दिखाऊं ना, इस वाले पार्ट में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल्स के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में आप देखेंगे तो कंप्लीट किए हुए हैं। बस ये याद रख लो कि इसके इधर है कोरल सी, इसी वाले साइड में है कोरल ग्रेट बैरियर रीफ। सवाल क्या आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से प्रोविंस में पड़ता है? क्योंकि जब आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखते हैं तो वो यहां से यहां है ना, मतलब वो ऐसा है, तो उसमें क्वींसलैंड भी आता है, न्यू साउथ वेल्स भी आता है, विक्टोरिया भी आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। पर जब आप ग्रेट बैरियर रीफ की बात करिएगा तो वो केवल और केवल क्वींसलैंड में आता है यहां पर। तो सवाल आएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ कहाँ है, और गलत करने का आपको मन करेगा, आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कंफ्यूज होइएगा। ये जो पार्ट है ना भाई, ये सब पूरा कोरल ही तो है, ये सब क्या है? पूरा कोरल ही है। देखो किसी को एक दिखाएं तुमको, चलो ये देखो, क्या है? यही है कोरल रीफ्स। क्या मस्त दिख रहा है, कितना तगड़ा है भाई, सुंदर है एकदम, वाह, मजा आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ केवल क्वींसलैंड में है, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तीनों तक आता है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी हम लोग इस बारे में तो बात कर लिए थे कि ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। इधर नीचे आप देखेंगे ना तो एक पानी का बॉडी है जिसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या है? कुछ नहीं, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, उसी तरीके का ये एक बे ऑफ बंगाल जो है, उसी तरीके का ये भी एक बे है, यहाँ पर इसको बाइट बोलते हैं। तो याद रखना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट किधर है? साउथ में, बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखेंगे ना, तो इस वाले भाग में क्या है ना कि इनके जमीन के अंदर, हम अभी जमीन के ये जो बनाए हैं ना, जमीन के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फ्रेश वाटर का ना बेसिन है। बेसिन मतलब क्या कि अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वाटर है। इसको कहते हैं हम लोग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड बेसिन। इस बेसिन का नाम क्या है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन का। कुछ मत याद रखो, केवल इतना याद रखना, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन क्या है? तो भैया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन है। कहां मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्लियर? एक्सेलेंट।
कुछ कुछ जो स्टेट देखना था हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, याद करो, एक टॉरेस स्टेट पढ़े थे, देख रहे हो टॉरेस स्टेट दिख रहा है, नीचे हम लोग बास स्टेट पढ़े थे, बहुत बढ़िया बास स्टेट नजर आ रहा है हम लोग को। ये तस्मान है, तस्मान के जस्ट बगल में क्या मिल रहा है आपको, तस्मान सागर। इस तस्मान सागर के इधर आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, न्यूजीलैंड पे थोड़ी देर में आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ लेक पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा नदी के ऊपर चलेंगे। केवल 3 लेक याद करो और कुछ मत याद रखना, केवल 3 लेक याद रखो। एक लेक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम है इसका, डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा आपको लेक यहां पर याद रखना है, उसका नाम क्या है, लेक वुड्स। और तीसरा लेक यहां पर याद रखना है, लेक आयर। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, वुड्स और आयर, बस इतना याद करना है। एक पोर्ट शहर है, कहां गया, एक यहां पर देखेंगे ना तो एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है, पोर्ट ऑगस्टस, फेमस पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट ऑगस्टस, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा रिवर के बारे में आओ। रिवर कितना हम लोगों को याद रखना है, 2 रिवर बस याद रखना है। पहला रिवर है रिवर विक्टोरिया, इधर से ऐसे आके गिरती है, रिवर विक्टोरिया। दूसरा रिवर क्या है, यहां से आएगा आपका और इधर से दूसरा रिवर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, इनके बीच का जो बॉर्डर है ना, एग्जैक्टली बॉर्डर है ये रिवर, क्या बोलते हैं उसको, मुर्रे। और फिर यहां से आकर के मिली आपकी जो रिवर, इस रिवर का नाम क्या है, डार्लिंग। और मिल करके यहाँ पर आकर के ड्रेन हो गई। जहां पर ड्रेन होती है ना, यहाँ पर एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक एलेक्जेंड्रिया। क्या याद रखना है आपको, कि मुरे डार्लिंग कहाँ पर आके ड्रेन होती है, एलेक्जेंड्रिया में ड्रेन होती है। कौन सा नदी है जो कि विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, मुर्रे बनाता है। और इधर आपको डार्लिंग दिख गई। डार्लिंग कहाँ से आता है, क्वींसलैंड से आता है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं, बस इतना याद रखना है कि डार्लिंग और मुरे मिल करके आकर के लेक अलेक्जेंड्रिया में ड्रेन कर गई। बहुत बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो लेक्स हैं, इन लेक के चलते क्या होता है कि इस जगह पर मतलब लेक नहीं, सॉरी, जो नदी है, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रासलैंड पाया जाता है। इस ग्रासलैंड का कुछ और नाम भी है क्या, बिल्कुल, इसी ग्रासलैंड को हम लोग कहते हैं डाउन्स। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है डाउन्स से और वेल्ड से। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो तो ठीक है, याद कैसे रखेंगे, सिंपल, डार्लिंग, डी फॉर डार्लिंग, डी फॉर डाउन्स, इसी डार्लिंग नदी के बहाव के चलते डाउन्स मिलता है। ये एक ग्रासलैंड है, बिल्कुल ग्रासलैंड है। क्या ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, नहीं, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है क्या ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल है। इस वाले इलाके में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम क्या है, इसका नाम है सवाना। अब इसको सवाना क्यों बोलते हैं, सवाना तो हम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में पढ़े थे। हाँ भाई, क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल है, वो भी ट्रॉपिकल था, तो इसलिए इसको प्यार से ऑस्ट्रेलियन सवाना कहते हैं। याद रहेगा, ऑस्ट्रेलियन सवाना, नीचे डाउन्स है, वेल्ड नहीं है, डी फॉर डार्लिंग, डी फॉर डाउन, डार्लिंग से डाउन बना। क्लियर, बढ़िया। अब एक चीज और अगर देखोगे ना, अब तक पूछा नहीं है, पर अगर पूछ दे तो तैयार रखना, बस एक ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। ये हम लोग देखे, ऊपर से एक रिवर आ रही थी डार्लिंग, नीचे तो मैप से ये आ रहा था मुरे, बहुत बढ़िया। डार्लिंग जो है ना, वो 2 नदी के मिलने से बनती है। डार्लिंग जो है वो 2 नदी के मिलने से बनती है। अब तुम अल्फाबेट याद करो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो डी किससे बनेगा, बी और सी से। तो जब भी ऑप्शन में बी और सी दिख जाए तो मार देना कि बी और सी मिलके डी बन रहा है। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब हुआ बरवन, और सी का मतलब क्या हुआ, कुलगोआ। याद रखना है, बिल्कुल नहीं, बस अपने फेडेड मेमोरी में याद रखो बी सी डी। और जब आ जाए डार्लिंग तो ऑप्शन में खोज लेना, बी से कौन नदी है, सी से कौन नदी है, टिक मार देना। ठीक है, बढ़िया, हो गया भाई ये काम खत्म।
अब आ जाएंगे हम लोग, माउंटेन्स कर लिए, थोड़ा बहुत डेजर्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के ऊपर आएंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्जन के लिए देखो एक बार, जो हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए ट्रेड करने, सीजेआई गए ट्रेड करने, सी से आ जाएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जे से आपका आ जाएगा जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सा शेड्यूल में मिलता है हम लोगों को? 7th में मिलता है। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है? कुछ इस टाइप से सोच सकते हो तुम कि पहले क्या होता था, लोकसभा अलग दिखता था, राज्यसभा अलग दिखता था, अब सब एक साथ मिल गए। सब एक साथ कब मिलते हैं? जब घर में हवन हो रहा हो। हवन होता है तो कितना बार जाप करते हैं? 108 बार। आर्टिकल 108। आई से क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रीटीज। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह साइन करने के लिए मतलब आगे सरकार काम करेगी, तो उसके ऊपर स्टेट ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये टी क्या है? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या हो गया? इंटर स्टेट ट्रेड, कि राजस्थान और बिहार के बीच में ट्रेड करने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी स्टेट से, मतलब कोई भी स्टेट कहीं भी जाकर के ट्रेड कर सकता है कुल मिलाकर के। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा डेविएट हो गए, पर कुछ कुछ और देख लेते हैं अब। डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में बस ध्यान रखना, हम जो बता रहे हैं ना, कि डेजर्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेजर्ट किस प्रोविंस में है, बस नाम याद रखो कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा डेजर्ट है। 3 लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये है आपका सैंडी। अब क्योंकि सैंडी इतना अधिक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट सैंडी, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल सैंडी। ठीक है, यहां पर आता है तनामी। तनामी डेजर्ट। नीचे आपको क्या मिलेगा? SGS। जी से है गिब्सन, फिर एस से क्या है? सिम्पसन, और यहां आपको क्या मिलेगा? विक्टोरिया, या फिर ग्रेट विक्टोरिया। कुल मिलाकर के याद रखना कि ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, तनामी, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे हैं जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। ये हमारा खत्म हो गया। अब न्यूजीलैंड को अगर गौर से देखोगे ना, तो तुमको 2-3 चीज नजर आएगा। पहला नजर आएगा कि ये 3 भाग में है। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है। क्लियर? इन तीनों भाग का नाम क्या क्या है भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न आइलैंड। इसके इधर क्या है? तस्मान सागर है, वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पर तस्मानिया था, है ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट था, अगर याद हो तो। ये हो गया नॉर्दर्न आइलैंड, ये हो गया सदर्न आइलैंड, और ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं हम लोग स्टीवार्ट आइलैंड। इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि स्टीवार्ट आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड से कनेक्टेड है, इतना पता होना चाहिए तुमको। तीनों आइलैंड की नामिंग हो गई। अब इसका मतलब है ये दोनों जगह पे हमको स्ट्रेट भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? कुक स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट को हम लोग कहते हैं फोरियक्स स्ट्रेट, फॉरेक्स स्ट्रेट। अब एक चीज समझना, ये जो कुक स्ट्रेट है, ये कुक स्ट्रेट का नाम कुक क्यों रखा गया? क्योंकि यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट कुक, और ये माउंट कुक पूरे न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक है, उसी के नाम पर यहाँ का स्ट्रेट का नाम कुक स्ट्रेट रखा गया। क्लियर? जब आप ये वाला पार्ट देखिएगा ना, ये जो आपको ऐसे पार्ट दिख रहा है, ये एक पेनिनसुला है। दिस इज अ पेनिनसुला। इस पेनिनसुला का नाम क्या है? अब याद करो, एक हम लोग यहां पर भी पढ़े थे, केप योर्क पेनिनसुला। सेम उसी तरीके का एक पेनिनसुला यहां पर है, फेमस पेनिनसुला है माहिया।
माही माही आजा माही, माहिया पेनिनसुला, ठीक है। यहां पर एक शहर है ऑकलैंड। सवाल आता है मैच द फॉलोइंग में, पूछता है कि न्यूजीलैंड का कैपिटल ऑकलैंड है, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, गलत हो जाएगा। यहां पर एक देखोगे तो शहर है वेलिंगटन। ये जो वेलिंगटन है ये कैपिटल है न्यूजीलैंड का। क्लियर? एक्सलेंट। अब थोड़ा बहुत अलग अलग चीज देख लो। यहां पर देख लो एक एक तुमको पानी का बॉडी दिख रहा है। ये पानी का बॉडी क्या है? कुछ नहीं है, ये एक लेक है। इस लेक का नाम क्या है? लेक का नाम है लेक तोपो। इसी लेक से एक रिवर निकलती है। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है वैकाटो रिवर। ये वैकाटो रिवर क्यों फेमस है? पहला फेमस है कि वैकाटो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड। दूसरा ये क्यों फेमस है? क्योंकि पूरे विश्व में वैकाटो रिवर इज द फर्स्ट रिवर, जो पहली नदी है जिसको न्यूजीलैंड की सरकार ने एक जीवित वस्तु का दर्जा दिया है, लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जब तुम वहां पर गंदगी मचाओगे तो जिस तरीके से एक आदमी के जीवन में तुम खलबली मचाओगे तो जिस तरह से तुमको सजा दिया जाएगा, उसी तरीके से तुमको सजा दिया जाएगा। इसी बेसिस से इंस्पायर होकर के तुम देखोगे तो 2017 में, साल वाल याद रखने की जरूरत नहीं है, पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ना क्या कहा था कि गंगा और यमुना भी लिविंग एंटिटी है, जैसे ये वाइकाटो नदी है, ठीक है। फिर उसी साल आप देखिएगा तो 3-4 महीना बाद, ये कभी अप्रैल में हुआ था, लगभग लगभग सितंबर में सुप्रीम कोर्ट आके इसको खारिज कर दिया कि यार इसमें तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल आ जाएगा, किसको कहाँ कौन फंसेगा, दिक्कत होगा। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि ये लिविंग एंटिटी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। ठीक है, बढ़िया। एक बात बताओ, ठीक है थोड़ा सा हम लोग डिविएट हो रहे हैं पर देखते हैं, जो गंगा काउंसिल है, नेशनल गंगा काउंसिल है, उसके चेयरमैन कौन है? याद रखना, नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है, मोदी जी हैं। तो एक बात बताइए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन है? सेम आदमी, मोदी जी। फिर एक बात बताओ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? तो बस एक चीज याद रखना कि जब भी कोई जानवर वानवर आ जाएगा ना तो समझ लेना मंत्री है। यहां पर आ गया टाइगर तो इसका चेयरमैन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आ जाए नेशनल जू अथॉरिटी, नेशनल जू अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? सेम, जब भी जानवर आ जाए, जू, शेर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गंगा का मोदी जी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मोदी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। भटक गए पर कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। क्या क्या देख लिया हम लोग? ठीक है, बाई काटो काटो पढ़ लिए थे, बढ़िया। अब यहाँ पर देखोगे ना तो तुमको दो चीज दिखेगा भाई। एक तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? साउदर्न एल्प्स। अब साउदर्न एल्प्स क्यों बोल रहे हैं इसको? इसका मतलब कहीं और पे एल्प है क्या? बिल्कुल। एक एल्प आपको यूरोप में भी मिलता है, एक एल्प आपको यूरोप में भी मिलता है। और अगर आपको चल थोड़ी देर में चल के दिखा भी देंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पर है साउदर्न एल्प्स। इसी साउदर्न एल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, माउंट कुक। इसी कुक के नाम पर यहाँ के स्ट्रेट को कह दिया गया कि इट इज अ कुक स्ट्रेट, और ये था, ये वाला था फोरेक्स, ठीक है। इस माउंटेन के बगल में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रासलैंड, यानी मैदान मिलेंगे। इस मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग? कैंटरबरी मैदान, कैंटरबरी मैदान। ये कैंटरबरी मैदान क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक हवा चलती है, उस हवा को नॉर्वेस्टर बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्वेस्टर हवा कहाँ चलता है? न्यूजीलैंड में चलता है। न्यूजीलैंड में कहाँ चलता है? तो कैंटरबरी के मैदानों में चलता है, कैंटरबरी के प्लेन्स में चलता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और चीज देखी लो, यहाँ पर एक जनजाति है वो बहुत फेमस है, ट्राइब एक है यहाँ पर, बहुत फेमस है। क्या बोलते हैं उस ट्राइब को? माओरी ट्राइब, माओरी, मा ओ माओरी ट्राइब, ठीक है। माओरी ट्राइब बहुत फेमस है। तो अगर थोड़ा सा रिवीजन के मोड पे हो तो आओ जरा देखें कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एक ट्राइब पढ़े थे, बुशमैन ट्राइब। एक ट्राइब हम लोग पढ़े थे, जूलू ट्राइब। तीसरा ट्राइब हम लोग पढ़ाए थे, मसाई ट्राइब।
अब वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो कौन सा ट्राइब कहाँ है। लिख दिया तो आगे बताते हैं। बुशमैन ट्राइब कहाँ पढ़े थे हम लोग? कालाहारी डेजर्ट में। कालाहारी डेजर्ट कौन कौन से देश में था? भारतीय न्याय संहिता याद है, बीएनएस, बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। जुलू ट्राइब कहाँ था? एक इलाका था साउथ अफ्रीका में जो कहते थे ड्रेकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। मसाई ट्राइब कहाँ देखे थे हम लोग? लेक विक्टोरिया की तरफ, मतलब तंजानिया की तरफ, मतलब युगांडा की तरफ। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे बीच में तभी तो मजा आएगा भाई। हो गया ये काम। एक और चीज याद रखना ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरेनियम का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरेनियम का हाईएस्ट, इसके पास रिजर्व है, प्रोड्यूसर नहीं रिजर्व है, फर्स्ट। पर प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन हाईएस्ट करता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। क्या है? इट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। याद रहेगा। अब अगर साइंस वाइंस की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो एक बात बताओ, हम लोग देखे थे ना यूरेनियम दो तरह का होता है। एक यूरेनियम को बोलते हैं फिजाइल यूरेनियम, दूसरे यूरेनियम को बोलते हैं फर्टाइल यूरेनियम। याद है? फिसाइल वो था जो कि डायरेक्टली फटने के लिए तैयार है, फर्टाइल वो था जो कि प्रजनन करेगा। प्रजनन कैसे करेगा? प्रजनन करेगा कि एक न्यूट्रॉन लेकर के अपने आप को टकराएगा उसके अंदर, और फिर उसके बाद वो फर्टाइल से फिजाइल बन जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम गए मार्केट में, मार्केट में जाकर के थोरियम 232 लिए, तो थोरियम 232 जो है ये फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या हुआ? कि इसको एक न्यूट्रॉन चाहिए और उस एक न्यूट्रॉन को लेकर के वो यूरेनियम बन जाएगा। और जब ये एक यूरेनियम बन गया 233, तो ये आपका फिजाइल बन जाएगा। क्लियर है? क्यों बता रहे हैं ये सब? साइंस में आता है भाई, बस इतना याद रख लेना। थोरियम 232, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, ये जो है ये फर्टाइल है, प्रजनन करके ये फिजाइल में बनेगा। ये दोनों जो है ये दोनों फिजाइल है। ये अगेन आपका फर्टाइल है और ये आपका फिजाइल है। इसको याद रखना। तो अब खुद बताओ एक बात, कि अगर कहीं पे कोई बम फटता है, मान लो तुम यहाँ पर बम मारे, तो बम मारोगे तो तुम फर्टाइल को मारोगे कि फिजाइल को मारोगे? फिजाइल को मारोगे। फर्टाइल से बम नहीं फटेगा। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि बम मारने के लिए क्या चाहिए? फिजाइल चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो क्या चाहिए? फिजाइल चाहिए। तो जो हिरोशिमा नागासाकी का जब अटैक हुआ, लिटिल बॉय, उसमें क्या यूज किया गया? यूरेनियम 235। जब बॉय बड़ा हो गया, फैटमैन बन गया, तो कहाँ यूज हुआ? प्लूटोनियम यूज हुआ। ये और ये यूज नहीं हो सकता है। और एक और बात पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो कितना आपका होना चाहिए यूरेनियम? 3 से 5%। मतलब फिजाइल जो यूरेनियम है उसका क्वांटिटी 3 से 5 होना चाहिए। और अगर आपको बम बनाना है, कुछ डिस्ट्रक्शन करना है, तो 20% से अधिक जाइए। ठीक है, फालतू का लग रहा है बढ़ गया, पर ठीक है छोड़ो। हाँ, तो हम लोग क्या यहाँ पर आल्प्स देखे ना जब, अब यहाँ पर हम लोग जो आल्प देखे उसका नाम क्या था? साउदर्न आल्प्स। तो आ जाओ एक बार नॉर्मल आल्प्स को देख लेते हैं। मतलब वो जब यूरोप पढ़ाएंगे तब आएगा, पर ठीक है जब अभी बात हो ही रही है तो एक बार चल के देख लेते हैं। देखो देखने में कुछ पर्वत पर्वत लग रहा है, जैसे पहाड़ 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 टाइप का ये सब। आओ तुमको पहाड़े पे लेके चलते हैं। देख रहे हो ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़ है यही है आपका एल्प्स। इस एल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट ब्लैंक। समझ गए? इस आल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक कहाँ मिलता है आपका? आल्प से मिलता है, ठीक है। देश फ्रांस और इटली इसके बॉर्डर पर है। 8 देश से ये आल्प गुजरता है। बहुत बार पूछा है, जब आप एंडिस देखेंगे तो एंडिस हम लोग पढ़े थे कि 7 देश से गुजरता था, और इस 7 में हमको फंसाया जाता है कि ब्राजील से गुजरेगा, नहीं, बोलीविया से गुजरेगा। इतने में ही सवाल बन जाएगा एंडिस का। सेम उसी तरीके से आल्प्स 8 देश से गुजरता है।
और आपको याद रखना है कि ये स्लोवाकिया से नहीं गुजरता है, हंगरी से नहीं गुजरता है, इंग्लैंड से नहीं गुजरता है। बस इतना याद रख लो, शी। तो आपका इससे में सवाल बन जाएगा। 8 देश याद रखने का जरूरत नहीं है। और ये जो स्लोवाकिया से नहीं गुजरता है, इसका मतलब ये स्लोवेनिया से गुजरता है। बिल्कुल सही, याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसलिए बता दे रहे हैं, दोबारा जब यूरोप पढ़ाएंगे फिर बताएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? एस एच ई, एस एच ई देखो ना, एस एच ई, शी से याद रखो। स्लोवेकिया, स्लोवाकिया, हंगारी और इंग्लैंड से नहीं। अरे इंग्लैंड कहाँ भाई, वो तो आइलैंड है, पर सवाल में दे देता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो हम लोग का खत्म हो चुका है। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ, देख लीजिए। जैसा लगता है सही गलत जो लगता है हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद।